मीट बैन की पॉलिटिक्स यूपी से दिल्ली तक पहुंच गई। दिल्ली में भी कई बीजेपी विधायक मीट की बिक्री बंद करने की मांग कर, नवरात्र तक मीट की दुकानें बंद की जाए, मीट की बिक्री पर रोक लगाई जाए कहा जा रहा है। इसकी डिमांड बीजेपी विधायक मोहन सिंह बिष्ट और रविंद्र नेगी कर रहे हैं। और अब तो दुकानों पर नेम प्लेट लगाने की भी डिमांड की जा रही है, जिससे पता चल सके कि किस दुकान से सामान खरीदा जा रहा है। बीजेपी की इस डिमांड पर दिल्ली की जनता ने क्या कहा, एक बार वो भी सुनिए। अगर मैं किसी दुकान से लेने जा रहा हूँ और पीछे सच में अगर नॉनवेज बन रहा है और ऊपर से वही शेफ या वही जो खानसामा है वही बना रहा है उसको, वो बस नाम के लिए अपने हाथ या बर्तन धो के चेंज कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरे को पसंद नहीं आएगा जब मुझे पता चलेगा। हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं, नेम प्लेट से कोई दिक्कत तो नहीं चाहिए। मतलब आपको लगता है अगर नेम प्लेट लगाने की जरूरत पड़े तो ठीक है? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये जो नाम लगाने का बात है वो सही है? बिल्कुल सही है, अपना तो आइडेंटिफिकेशन तो जरूरी है ना। ऐसा हुआ था कावड़ के दौरान तो सही था लॉजिकली। अब मीट की दुकानों को बैन करने को लेकर भी अलग अलग तर्क चल रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह कही जा रही है कि भाई अगर भावनाएं आहत हो रही हैं हिंदुओं की, तो फिर जितने राज्यों में बीजेपी की सरकार है सब जगह बैन कर दो। एक योगी करेंगे, एक फलाने दिल्ली में डिमांड होगी, बिहार में कहा जाएगा कि हम सोच रहे हैं, बाकी जगह क्या? अगर ये सेंटिमेंट हर्ट होने वाली बात है तो फिर सब जगह बराबरी से कीजिए। और दूसरी बात कि जो लोग नवरात्रे रख रहे हैं, भाई ये आपके भी तो अपने कंट्रोल का विषय है। मान लीजिए मेरे घर में नवरात्र मनता है, मैं इस दौरान मीट नहीं खाऊंगा, लेकिन कोई नहीं खाएगा, ये कोई कैसे कह सकता? सारे लोग हिंदू नहीं हैं, दूसरे धर्म भी है, खाली मुसलमान की बात नहीं है, सिख ईसाई बहुत सारे लोग हैं जिनके खान पान से जुड़ा हुआ मामला है। आप नवरात्र रख रहे हैं तो आपका अपने ऊपर संयम होना चाहिए ना। लेकिन मीट बैन के विवाद के बीच सबसे ज्यादा हलचल वक्फ बिल को लेकर मची हुई है, क्योंकि अगले कुछ दिन में वक्फ बिल आने वाला है। वक्फ बिल आने की बात सुनकर ही मुस्लिम वोटों की ठेकेदारी करने वाली पार्टियां और नेता तड़प रहे हैं। महाराष्ट्र में अखिलेश यादव के नेता अबू आजमी ईद के जश्न को भी वक्फ बिल के विरोध की पिच के तौर पर कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, देखिए जरा। जब नमाज पढ़ने जा रहे हैं तो सरकार को सिर्फ याद दिला रहे हैं कि इस मुल्क में रहने वाले मुसलमान जो हैं वो नहीं चाहते हैं कि वक्फ की बिल में कोई भी अमेंडमेंट किया जाए। ये वक्फ की जमीन सरकार की दी हुई नहीं है। कहीं ना कहीं शक है इस सरकार पे कि हमारे मस्जिदों को कल जो है अब उसकी ज़मीन को जो है कहा गया ये जो वक्फ की ज़मीन नहीं है और इन मस्जिदों को अपना लिया जाएगा, हमारे साथ ज्यादती होगी। मैं समझता हूँ कि इस बिल में अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए। इसका हम सरकार को एक जो है इशारा दे रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई हम इस बिल के खिलाफ हैं, इसलिए काली पट्टी बांधी जा रही है। जो लोग भी ये कह रहे हैं कि वक्फ बिल में संशोधन हो गया तो हमारी मस्जिदों को सरकार ले लेगी, अरे बॉस, इस देश में मंदिर तोड़कर जिन पर मस्जिदें खड़ी की गई वो तो कोई ले नहीं पा रहा। उसके लिए तो सालों साल कानूनी लड़ाई चल रही है। रामलला को राम मंदिर तक पहुंचाने के लिए 500 साल की लड़ाई चली, कानूनी लड़ाई चली, अब जाकर वो मंदिर बना, जिसके साक्षात सबूत हैं कि भाई वहां पर पहले मंदिर था। उस ज्ञानवापी को हासिल करने के लिए तो कानूनी लड़ाई चल रही है, वो 2 मिनट में नहीं हो पा रहा। और आप कह रहे हैं कि वक्फ बिल में जरा सा संशोधन हो गया तो सारी मस्जिदें छीन लेंगे, सारे जमीन छीन लेंगे। कैसे छीना जाएगा बॉस? ये तो मुसलमानों को पूछना चाहिए भाई। अरे वो नहीं छीन पा रहे ये लोग, कैसे ये छीन लेंगे, जरा बताना। वक्फ संशोधन बिल पर कोई कितना ही हंगामा कर ले, कितना ही बवाल काट ले, लेकिन मोदी सरकार ने फंडा क्लियर कर रखा है कि ना तो वक्फ पर पीछे हटना है ना टालना है। टाइम्स नाउ न भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में खुद गृह मंत्री अमित शाह ने बताया था कि वक्फ संशोधन बिल इसी सत्र में आएगा। सुनिए अमित शाह को। तो अगले हफ्ते वक्फ संशोधन बिल पार्लियामेंट में मूव कर देंगे? देखिए, पार्लियामेंट का टाइम टेबल मुझे मालूम नहीं है, मगर इसी सत्र में हम वक्फ संशोधन का बिल रखेंगे। वक्फ संशोधन बिल को लेकर सबसे बड़ा डर यह दिखाया जा रहा है कि इसके जरिए सरकार मुसलमानों की मस्जिदें छीन लेगी, उनके कब्रिस्तान छीन लेगी। ये ठीक वैसी ही बातें हैं जैसे सीए के वक्त कहा गया था कि मुसलमानों की नागरिकता छीन ली जाएगी। लेकिन सीए कानून लागू होने के 1 साल बाद भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर भी मोदी विरोध में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। खुद ओवैसी जैसे पढ़े लिखे नेता यह कहकर गुमराह कर रहे हैं कि मस्जिदें छीन ली जाएं। ओवैसी के इस आरोप पर गृहमंत्री अमित शाह ने ऐसा तगड़ा जवाब दिया कि उनको भी सोचना पड़ेगा। एक बार सुनिए अमित शाह का जवाब, फिर बताऊंगा कि वक्फ बिल पर झूठ फैलाने वालों के लिए मोदी सरकार क्या कर रही है। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी, याद रखो, हम कभी भी तुम्हारी इस चीज को माफ नहीं करेंगे। तुम हमारी शरीयत पर हमला जो करने की इजाजत बीजेपी को दे रहे हो,
अगर ये चार बोल दे कि बिल नहीं लाना चाहिए तो बिल नहीं आएगा, मगर तुम बीजेपी को इजाजत दे रहे हो हमारी मस्जिदों को वक्फ को खत्म करने का, उनकी तायीद करके। आपकी नीयत एक ही है कि मुसलमानों से उनकी जायदादों को छीन लिया जाए। ये इनका हिंदुत्व का एजेंडा है कि हम अपनी शरीयत पे ना चल सके, अपने मजहब पे ना चल सके। देश के माइनॉरिटी को, विशेषकर मुस्लिम भाइयों बहनों को गुमराह करना चाहता है। मैं इनको कहना चाहता हूं, आपके अधिकार पर कोई तराप मारने की बात। अब कहते हैं हमारी मस्जिदें छीन लेंगे। ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से बिल नहीं आ रहा है, कैसे छीनी जाएगी? बिल आगे के समय के लिए है। आप 2013 में जो बिल लेकर आए थे वो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट था, मगर वोट बैंक कंसोलिडेट करने के लिए झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलते जाना। इतने साल से इतने चुनाव हारे फिर भी सीखते नहीं है। गृहमंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया कि वक्फ संशोधन बिल आगे की तारीख से लागू, यानी बिल जब कानून बनेगा तब से ही उसके प्रावधान लागू। इसलिए कह देना कि वक्फ की प्रॉपर्टी छीन ली जाएगी यह गलत होगा। वक्फ बिल के खिलाफ ऐसे ही कई झूठ फैलाकर मुसलमानों को भड़काया जा रहा है। लेकिन अब मोदी सरकार ने भी चेतावनी दी है कि जो लोग वक्फ बिल पर झूठ फैला रहे हैं, मुसलमानों को सड़क पर उतरने के लिए उकसा रहे हैं, देश की शांति को खतरे में डाल रहे हैं, उन पर एक्शन हो सकता है। आज केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वक्फ संशोधन बिल पर कुछ जरूरी बातें क्लियर कर दी। पहली बात कि वक्फ बिल पर जो लोग जानबूझकर झूठ फैला रहे हैं, उकसा रहे हैं, उन्हें उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। दूसरी बात, बिल फिर से संसद में पेश होगा, विपक्ष अपनी बात रख सकता है, हर प्रावधान पर चर्चा को तैयार है, पॉइंट टू पॉइंट जवाब दिया जाएगा। तर्क के साथ विरोध कीजिए, जो गैर संवैधानिक है वो बताइए। तीसरी बात, किरण रिजिजू ने बताया कि इतनी गहन चर्चा इतिहास में किसी बिल पर हुई नहीं। 97 लाख से ज्यादा तो सुझाव मिले। चौथी बात, आम मुसलमान वक्फ बिल के विरोध में नहीं है। जिन लोगों ने वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा किया हुआ है, जो मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करते हैं, सिर्फ उन्हें ही बिल से दिक्कत हो रही है। लेकिन आप यह भी देखते जाइए कि एक तरफ वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है, दूसरी तरफ अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े संगठनों की भी कमी नहीं है जो इस बिल पर मोदी सरकार के साथ खड़े हैं। जैसे केरला कैथोलिक बिशप्स काउंसिल ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया। काउंसिल ने केरल के सभी सांसदों से बिल का समर्थन करने की अपील की। इसके अलावा कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया ने भी वक्फ संशोधन बिल के समर्थन की अपील की। कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया यह भी मानता है कि मौजूदा वक्फ कानून के कुछ प्रावधान असंवैधानिक हैं। यह भी जान लीजिए कि केरला कैथोलिक बिशप्स काउंसिल और कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया ने किस आधार पर वक्फ बिल का समर्थन किया। दरअसल दोनों ही संस्थाओं ने अपने समर्थन पत्र में केरल के 600 परिवारों का जिक्र किया है। यह कहानी क्या है वो भी आपको बताता हूं। केरल के एर्नाकुलम में मुनम्बम नाम का एक गांव है। गांव में 610 परिवार रहते हैं, जिसमें से 510 ईसाई परिवार है, 100 हिंदू परिवार है। गांव के लोग मुनम्बम प्रॉपर्टी के नाम से मशहूर 404 एकड़ जमीन के लिए सालों से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि उनकी जमीन पर वक्फ ने अवैध तरीके से अपना दावा पेश कर दिया। इसी वजह से 2 साल से वक्फ बोर्ड के खिलाफ मुनम्बम में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। गांव वाले लगातार केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन बिल का समर्थन कर रहे हैं। वक्फ बिल संसद में पास हो जाए, इसके लिए मुनम्बम के लोग चर्चों में प्रार्थना सभाएं कर रहे हैं। उनका कहना है कि मौजूदा वक्फ एक्ट के चलते बोर्ड के दावे को चुनौती नहीं दे पा रहे। नया बिल लागू होने पर वक्फ उनकी जमीन पर कब्जा नहीं कर पाएगा। मुसलमानों में भी कई लोग ऐसे हैं जो वक्फ में रिफॉर्म को सही मान रहे हैं। दरगाह के प्रमुख सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया है। सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने साफ कहा कि यह शरीयत में दखल से जुड़ा मामला नहीं है, बल्कि यह वक्फ की संपत्तियों के मैनेजमेंट से जुड़ा मामला है। सुनिए एक बार। जहां तक वक्फ का मेरा मानना ही है कि वक्फ में अमेंडमेंट की जरूरत है। देखिए, वक्फ का मतलब ये कतई ये नहीं है कि लोग ये कह रहे हैं कि मस्जिदें छीन जाएंगी, खानकाहें छीन जाएंगी, कब्रिस्तान छीन जाएंगी। ये कहना गलत है। मुझे पूरा यकीन है कि ये बिल आने के बाद में वक्फ के मैटर में ट्रांसपेरेंसी आएगी और उसकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट होंगी, और जो किराया इंक्रोचमेंट जो सबसे कम है, ज्यादा हो चुका है वक्फ के अंदर, वो इंक्रोचमेंट हटेगा और वक्फ का किराया बढ़ेगा, जो कौम के लिए काम आएगा। इसके अंदर ये गुमराह ये कर रहे हैं कि साहब ये वक्फ के जरिए शरीयत में मुदाखलत नहीं। तो ये वक्फ एक अलग मामला है, वक्फ के मामला बिल्कुल अलग होते हैं। वक्फ संशोधन बिल पर मोदी सरकार की तैयारी पूरी है, इसलिए मोदी सरकार ताल ठोक कर कह रही है कि संसद में जितनी बहस करनी है कर लो, हम देंगे जवाब। लेकिन विपक्ष जानता है कि जब बहस की बात आएगी तो वक्फ बिल पर उनकी आपत्तियां धरी की धरी रह जाएंगी।
शायद इसलिए इंडी गठबंधन अब पीएम मोदी के खिलाफ अलग अलग कहानियां बना रहा है। नागपुर में पीएम मोदी आरएसएस के दफ्तर गए तो उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता संजय राउत ने दावा ठोक दिया कि पीएम मोदी तो रिटायर होने वाले और संघ को अपनी रिटायरमेंट की जानकारी देने नागपुर गए थे। जरा संजय राउत को सुनिए, फिर आपको सच बताता हूं। सितंबर में रिटायरमेंट का एप्लीकेशन लिखने के लिए शायद वो आरएसएस मुख्यालय गए थे।